So hey everyone, in this video we are going to discuss about the oceanography. इससे पहले हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी जियोमोर्फोलॉजी वाला पार्ट, तो उसको मैं टेंशन लेना नहीं है, वो आप आराम से देख सकते हैं। और इसमें मैक्सिमम 2 वीडियोस में हम पूरा कवर कर दूंगी, वो भी इन डिटेल, कि प्रीलिम्स के लिए सफिशिएंट होगा। प्लीज ये मेक श्योर कीजिएगा कि हमारा रिवीजन मल्टीपल टाइम्स हो, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, प्रीलिम्स बहुत मतलब पास में ही है बिल्कुल। तो हम बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं। ओशियोनोग्राफी को देखें तो पहले हम ओशियंस के बारे में जानते हैं। ओशियंस का मतलब 71% जो है अपना अर्थ सरफेस पर वो कवर है हाइड्रोस्फीयर से, मीन्स वाटर से, ठीक है। और 29% जो है वो कवर है लिथोस्फीयर से। वो किससे कवर है? वो कवर है लिथोस्फीयर से। बट 71% का जो है 3% जो पार्ट है वो कंटेन करता है फ्रेश वाटर, ओनली 3%। तो अब हम देखते हैं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें अर्थ पे तो सबसे ज्यादा तो ओशियन में है 97%, क्योंकि 3% जो है वो कंटेन करता है फ्रेश वाटर में। बट 3% जो फ्रेश वाटर है उसका सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर कौन कंटेन करता है? तो वो कंटेन करता है आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स। इसीलिए बोलते हैं अगर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स मेल्ट हो गए तो वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए इनको हमें कंजर्व करना है, इनको हमें बचाना है मेल्टिंग से। इसलिए क्लाइमेट चेंज को हमें कंट्रोल करना है। इसलिए इतनी सारी जो है कंजर्वेशन की बात होती रहती है, ठीक है। तो अब हम इस पे टॉपिक पे आते हैं। आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स में जो है 2.05% वाटर कंटेन है, फ्रेश वाटर। उसके बाद है ग्राउंड वाटर में। ग्राउंड वाटर में कितना परसेंट होगा? वो है 0.68%। देन लेक्स में है 0.01%। देन सॉइल मॉइस्चर। अगर हम सॉइल मॉइस्चर की बात करें तो उसमें केवल और केवल 0.05%। फिर उसके बाद आता है रिवर्स एंड नॉट रिवर्स एटमॉस्फेयर। इसके बाद आता है एटमॉस्फेयर, सॉरी गलती होगी, एटमॉस्फेयर आता है 0.001%, ठीक है। फिर इसके बाद देखें, इसके बाद आती है रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, वो उसका परसेंटेज है 0.001%, ठीक है। तो ये हो गया वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम देखते हैं कि ओशन जो है वो जोन्स में डिवाइडेड है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जोन्स। तो अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं हॉरिजॉन्टल जोन और वर्टिकल जोन क्या है। अगर हम देखें हॉरिजॉन्टल जोन, तो हॉरिजॉन्टल जोन जो है उसमें इंटरटाइडल जोन, नेरिटिक जोन एंड ओशियनिक जोन। अगर हम एक एक करके डिस्कस करें, इंटरटाइडल जोन जो है वो एरिया होता है बिटवीन द हाई टाइड लाइन एंड द लो टाइड लाइन के बीच में जो एरिया है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे इंटरटाइडल जोन, ठीक है। उसको बोलेंगे इंटरटाइडल जोन। ये क्या होता है? इंटरटाइडल जोन जो है मैंने बता दिया, एरिया बिटवीन हाई टाइड लाइन एंड लो टाइड लाइन मार्क्स, सबमर्ज्ड एंड एक्सपोज्ड पीरियोडिकली। ये कौन कौन से इसमें जो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, लाइक क्रैब्स हो गई, बार्निकल्स हो गए, मशल्स हो गए, सी स्टार्स हो गए, एल्गी अडेप्टेड इन वेव्स, ठीक है। ये इसको हम लिटोरल जोन भी बोलते हैं। फिर हम नेरेटिक जोन की बात करें तो ये लो टाइड मार्क से, लाइक दिस इज लो टाइड मार्क, फिर यहाँ से लेके कॉन्टिनेंटल शेल्फ ब्रेक तक होता है नेरेटिक जोन। यहाँ पर ये फोटिक जोन होता है, मीन्स यहाँ पर सनलाइट आती है। फोटिक जोन सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव जोन है, मैं भी बताऊंगी क्यों है प्रोडक्टिव जोन। सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव जोन जो होता है वो फोटिक जोन होता है। फोटिक मीन्स विच इज मतलब यहाँ पे सनलाइट आएगी, सनलाइट यहाँ पे आती है। अफोटिक जोन में जहाँ पे सनलाइट का प्रेजेंस नहीं है वो अफोटिक जोन होता है, ठीक है। अब हम नेरेटिक जोन की बात करें तो ये लो टाइड लाइन से एज टू द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, मीन्स शेल्फ ब्रेक तक, इसका जो डेप्थ है वो 200 मीटर तक डेप्थ है। यहाँ पर सनलाइट पेनिट्रेट करती है, इसको इसलिए फोटिक जोन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हाई प्रोडक्टिविटी होती है, अबंडेंट मरीन लाइफ होती है, इंक्लूडिंग कोरल रीफ्स हो गई, फिशेज हो गई, केल्प फॉरेस्ट हो गए, पार्ट ऑफ द पेलिएजिक जोन। अब मैं पेलिएजिक जोन बताऊंगी क्या होता है, एपिपेलेजिक, वो हम सब पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे वर्टिकल वाले जोन में, ठीक है। अब ओशनिक जोन क्या होगा? यहाँ से लेके जो भी पार्ट बचा यहाँ तक वो क्या होगा? वो होगा ओशनिक जोन। एक्सटेंड फ्रॉम द कॉन्टिनेंटल शेल्फ ब्रेक आउटवर्ड, वास्ट डीप ओशन विद fewer nutrients, includes all depth zones
एपिपेलेजिक से लेके हाइडल पेलेजिक तक इन द ओशियन, ओपन ओशन, होम टू माइग्रेटरी स्पीशीज लाइक शार्क्स हो गई, वेल्स हो गई, तो उनका ये होम प्रोवाइड करता है डीप ओशन, मीन्स ओशनिक जोन। अब मैं बताऊं ये प्रोडक्टिविटी कैसे है। यहाँ पे सनलाइट आ रही है, यहाँ पे सनलाइट ही पेनिट्रेट कर पा रही है, तो यहाँ पे होंगे फाइटोप्लैंक्टन्स, मीन्स प्लांट्स, जिसको हम फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं। इसके पीछे आएंगे स्मॉल फिशेस, ठीक है, इसको खाने के आएंगे स्मॉल फिशेस एज अ फूड। फिर आएंगी लार्ज फिशेस। तो ये क्या है, एक प्रोडक्टिव जोन बना रही है, ये हाईली मरीन प्रोडक्टिव जोन बन गया ना ऐसे, इसीलिए बोला जाता है, ठीक है, नेरेटिक जोन जो है। अब बेंटिक जोन की बात कर रहे हैं तो वो ओशन फ्लोर फ्रॉम द शोर लाइन टू द डीपेस्ट ट्रेंचेस, मीन्स लाइक दिस, ये हो गया बेंटिक जोन, ये हो गया बेंटिक जोन, ठीक है। इट इंक्लूड्स द सेडिमेंट सरफेस एंड द सब सरफेस लेयर इनहेबिटेटेड बाय द बेंथोस लाइक स्पंजेस, वॉर्म्स, मॉलिशेस एंड द डीप सी फिशेस। अब हम आते हैं हॉरिजॉन्टल पर, हमने तीन बात करी, इंटरटाइडल जोन, नेरेटिक जोन, ओशन जोन, ठीक है। ये ओपन ओशन हो गया। नेरेटिक जोन जो है वो कहाँ से, लो टाइड मार्क से लेके कोस्टल सेल्फ ब्रेक तक है उसका मार्क, और इंटरटाइडल जोन हाई टाइड लाइन से लो टाइड लाइन तक एरिया जो भी है वो हो गया इंटरटाइडल जोन, ठीक है। अब हम आते हैं ओशन वर्टिकल जोन्स में। अगर हम वर्टिकल जोन्स की बात करें ऐसे, वो हमने हॉरिजॉन्टल ऐसे बात की थी, अब हम वर्टिकली देखें तो एपिपेलेजिक जोन, एपिपेलेजिक जोन जो है वो सनलाइट जोन होता है 0 से 200 मीटर तक, जो है डेप्थ होता है एपिपेलेजिक जोन का। इसमें क्या है, इसमें अबंडेंट फोटोसिंथेसिस होगा, मैंने बता दिया, क्योंकि यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन्स कहाँ पे होंगे, जहाँ पे सनलाइट होगी, क्योंकि इनको फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बनाना होता है। फूड ये सनलाइट की पेनिट्रेशन से ही बना पाएंगे, बिना सनलाइट की पेनिट्रेशन के तो फूड पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लैंक्टन्स होंगे, फिशेस होंगी, मरीन मैमल्स होंगे, मोस्ट मरीन लाइफ यहीं पे होगी एपिपेलेजिक जोन पे। मीजोपेलेजिक जोन की बात करें तो ट्यूलाइट जोन है, मीन्स 200 मीटर से 1000 मीटर तक जो है वो होता है मीजोपेलेजिक जोन, मीन्स यहाँ पे फेंट लाइट पड़ती, कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं होती, बायोल्यूमिनियन क्रिएचर्स होते हैं जो कि लाइट के थ्रू काम करते हैं। यहाँ पे केमिकल सिंथेसिस होता है, कीमोसिंथेसिस जिसको बोलते हैं, ठीक है। वर्टिकल माइग्रेशन होता है। और बेंथिपेलेजिक जोन की मीन्स मिड नाइट जोन की बात करें तो 1000 से लेके 4000 मीटर तक डेप्थ होती है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी सनलाइट नहीं होती है, कोल्ड हाई प्रेशर डार्क प्रेडेटरी स्पीशीज होती हैं यहाँ पर। जैसे बात करें डीप सी कुकुम्बर, वो मिलेंगी बेंथिपेलेजिक जोन पे। अब एबेसल पेलेजिक जोन की बात करें तो एबेसल जोन जिसको बोलते हैं उसकी डेप्थ होती है 4000 मीटर से 6000 मीटर तक, ठीक है। यहाँ पे वास्ट सी फ्लोर है, नियर फ्रीजिंग, इमेंस प्रेशर होता है, स्पार्स लाइफ है, मीन्स यहाँ पे ज्यादा लाइफ पॉसिबल नहीं है यहाँ पे एबेसल पेलेजिक जोन में। यहाँ पे जो है ट्राइपोड फिश की बात कर सकते हैं हम। हाइडल पेलेजिक जोन मीन्स हेडल जोन जिसको बोलते हैं, 6000 मीटर से जो भी नीचे तक का एरिया है उसको हम हेडल पेलेजिक जोन बोलेंगे, मीन्स डीप ट्रेंचेस हो गई, एक्सट्रीम कंडीशन हो गई, हाईली अडेप्टेड ऑर्गेनिज्म, स्नेल फिश हो गई। तो इसमें क्या है, डेप्थ की बात हो रही है इसमें, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर रिलीफ फीचर्स की, कि ओशियंस जो है कौन कौन से रिलीफ फीचर्स बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें आएंगे पहले कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज एंड एबेसल प्लेन, एबेसल प्लेन, ठीक है। ये हो गई मेजर रिलीफ फीचर्स। फिर माइनर की बात करेंगे, वो बात करेंगे हम इसमें एबेसल प्लेन, एबेसल प्लेन में बनती हैं माइनर फीचर्स, ठीक है। मेजर रिलीफ फीचर्स की बात करें तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ, अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ को अगर हम देखें, उसकी जो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, दिस इज द सीवर्ड एक्सटेंशन ऑफ, दिस इज द सीवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्टिनेंटल प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट का ही सीवर्ड एक्सटेंशन है ये। कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो किसका पार्ट है, कॉन्टिनेंटल प्लेट का ही पार्ट है, ठीक है। ये जो है इट स्टार्ट्स फ्रॉम द शोर लाइन ऑफ, शोर लाइन टू कॉन्टिनेंट एज। इसकी डेप्थ अगर हम देखें तो डेप्थ होती है 0 to 200 मीटर,
ये वेरी करती है, कहीं 100 मीटर भी दे रखा होता है, कहीं 200 मीटर, बट सबसे ज़्यादा सोर्सेज 200 मीटर ही कहते हैं। ठीक है, इसकी डेप्थ हो गई। ये कवर करता है 7.5% टोटल ओशनिक एरिया। टोटल ओशनिक एरिया का ओनली 7.5% एरिया कवर करता है। ठीक है, ये जो है सेलोवेस्ट पार्ट होता है ओशन का, पार्ट ऑफ द ओशन। इसमें जो है ग्रेडियंट अगर हम देखें, ये है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, इसका ग्रेडियंट जो ग्रेडियंट मीन स्लोप, इसका स्लोप ज़्यादा नहीं है, तो इसका 1 डिग्री और इवन लेस जो है ग्रेडियंट होता है इसका। ठीक है, 1 डिग्री और इवन लेस इसका ग्रेडियंट होता है। ये कहाँ पर ख़त्म होता है? इट एंड एट अ स्टीप स्लोप, वेरी स्टीप स्लोप, जिसको हम शेल्फ ब्रेक बोलते हैं। जहाँ पर ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है ब्रेक हो गई, वहाँ से क्या स्टार्ट होता है? वहाँ पर स्टार्ट होता है स्लोप, इसको क्या बोलते हैं? शेल्फ ब्रेक। फिर वहाँ से क्या स्टार्ट होगा? वहाँ से स्टार्ट होगा कॉन्टिनेंटल स्लोप। ठीक है, यहाँ पे शेल्फ पे जो है एब्सेंट होती है मार्जिन, या फिर वेरी नैरो होंगी। मार्जिन एब्सेंट होती है, बहुत पतली होगी। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं सबसे लार्जेस्ट शेल्फ कौन सी है वर्ल्ड में, तो वो है साइबेरियन शेल्फ। साइबेरियन शेल्फ जो है आर्टिक ओशन में, वो सबसे लार्जेस्ट शेल्फ है इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट शेल्फ इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब हम बात करें कॉन्टिनेंटल स्लोप की। कॉन्टिनेंटल स्लोप, लाइक दिस इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ, देन कॉन्टिनेंटल स्लोप जो है वेरी स्टीप होगा, और ये कहाँ से स्टार्ट होगा? एट द एंड ऑफ द कॉन्टिनेंट। जहाँ पे कॉन्टिनेंट का एंड हुआ, वहां से कॉन्टिनेंटल स्लोप स्टार्ट होगा एट द एंड ऑफ द कॉन्टिनेंट। ठीक है, इसका ग्रेडियंट जो है बहुत स्टीप है, तो 2 to 5 डिग्री का ग्रेडियंट होता है। यहाँ पे क्या बनते हैं? यहाँ पे कैनियंस बनेंगे स्लोप पर, या फिर ट्रेंचेस बनेंगे। और ये कैसे बनते हैं? ये बनते हैं सेडिमेंट के इरोजन से। सेडिमेंट जो हैं वो स्लोप को इरोड करेंगे, तो उसकी वजह से क्या फॉर्म होता है? उसकी वजह से फॉर्म होते हैं कैनियंस। ठीक है, फिर होता है कॉन्टिनेंटल राइज। कॉन्टिनेंटल राइज कैसे बनेगा? लाइक दिस इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ, देन स्लोप। यहाँ से क्या है? रिवर, स्ट्रीम्स, लेक्स वगैरह, यहाँ से वाटर लेके आ रही है, पानी लेके आ रही है। ठीक है, रिवर फ्लो करती हुई आ रही है, यहाँ पे सेडिमेंट्स इसके साथ, ये स्लोप के साथ नीचे उतरी तुरंत। यहाँ पे सेडिमेंट्स तो इरोड करेंगे, तो उससे क्या बनेंगे? उससे बनेंगे कैनियंस एंड ट्रेंचेस। बट ये जो सेडिमेंट्स हैं ये कहीं जाके डिपॉजिट भी होंगे, तो ये डिपॉजिट होंगे यहाँ पर, तो एक क्या बनाएंगे? एक तरीके से थोड़ा जो है प्लेन एरिया को थोड़ा राइज कर देंगे बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ द सेडिमेंट्स। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा? कॉन्टिनेंटल राइज हो जाएगा। बस इसी को कॉन्टिनेंटल राइज बोलते हैं। ये किस वजह से हुआ? बिकॉज ऑफ द फॉर्म बाय सेडिमेंटेशन ऑफ रिवर, sedimentation from river, lakes, streams और अंडर वाटर इवेंट्स। उसकी वजह से क्या है? यहाँ पे सेडिमेंट्स जो है डिपॉजिट हो गए, इसकी वजह से कॉन्टिनेंटल राइज हो गया। ठीक है, अब हम बात करें एबिसल प्लेन की। एबिसल प्लेन जो है उसको हम डीप सी प्लेन भी बोलते हैं, क्योंकि उसके बाद बिल्कुल प्लेन एरिया चालू होगा। उसमें जो वो बनेंगे रिलीफ फीचर्स, वो माइनर रिलीफ फीचर्स होंगे, लाइक सी माउंट हो गया, गायोड्स हो गया, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसका अगर हम देखें तो जेंटली स्लोपिंग हो गई, इट इज जेंटली स्लोपिंग एरिया ऑफ ओशनिक बेसिन। इसकी जो डेप्थ होगी वो कितनी होगी? इसकी डेप्थ होगी 3000 मीटर टू 6000 मीटर तक की डेप्थ होगी। ठीक है, यहाँ पर जो है सेडिमेंट और सिल्ट और क्ले बहुत ज़्यादा फाइन होंगे। सेडिमेंट्स लाइक फाइन सिल्ट, क्ले
तो बहुत ज़्यादा वो फाइन होंगे। ठीक है, ये हो गया एबिसल प्लेन। अब हम बात करते हैं एबिसल प्लेन में। अब एक और चीज़ बचती है, ओशिनिक डीप ट्रेंचेस। ये ट्रेंचेस क्या होते हैं? ये सबसे डीपेस्ट पार्ट होता है ओशन का। इट इज़ द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन। डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन। अगर हम देखें ट्रेंचेस, लाइक ओशन फ्लोर है, ट्रेंचेस बन गए ऐसे, ये हो गए ट्रेंचेस। ठीक है, तो ट्रेंचेस बनेंगे कैसे? ट्रेंचेस बनेंगे सबडक्शन से। ट्रेंचेस बनेंगे सबडक्शन से। अगर हम इसके देखें तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं? लॉन्ग, नैरो। इसको देख के हम ये बोल सकते हैं ना, लॉन्ग है, नैरो, स्टीप साइडेड डिप्रेशन है। यस, स्टीप साइडेड डिप्रेशन। इस इमेज को देख के ये कैरेक्टरिस्टिक्स निकल सकते हैं। तो यही ट्रेंचेस की कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब इसका प्रोसेस क्या है? सबडक्शन के थ्रू होता है। जब सबडक्शन होता है टेक्टोनिक प्रोसेस में, जब सबडक्शन होता है जहां पर एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे सबडक्ट करेगी, वेदर इट इज ओशनिक प्लेट, ओशनिक प्लेट या फिर ओशनिक कॉन्टिनेंटल प्लेट। मतलब एक प्लेट ओशनिक होनी चाहिए तभी सबडक्शन पॉसिबल होता है ना, ओशनिक कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो इसमें क्या, ओशनिक प्लेट भारी होती है तो यही सबडक्ट करेगी, कॉन्टिनेंटल प्लेट तो हल्की होती है। ये बनी होती है ग्रेनाइटिक से, यस, ये बनी होती है बेसाल्टिक से। तो कौन सी ज्यादा भारी है? ये वाली ज्यादा भारी है, ये ज्यादा हल्की है, बट ये थिकर होती है। यहाँ पर डेंसर की बात होगी, थिकर और थिन की बात नहीं होगी। प्लीज इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, इसमें ये थिक होती है, ये थिन होती है, बट इट इज डेंसर। तो ये भारी है तो ये सबडक्ट करेगी, ये वाली प्लेट, और इसमें जो ज्यादा ओल्डर है वो सबडक्ट करेगी। ठीक है, तो सबडक्शन प्रोसेस से क्या होता है? ये बनती है ट्रेंचेस। अब हम बात करें सबसे डीपेस्ट ट्रेंच कौन सी है? डीपेस्ट ट्रेंच है मरीना ट्रेंच। मरीना ट्रेंच जो है वो डीपेस्ट ट्रेंच है, और इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है वो है चैलेंजर डीप। वो है चैलेंजर डीप इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द मरीना ट्रेंच। मरीना ट्रेंच कहाँ पर है? मरीना ट्रेंच है पैसिफिक ओशन में। पैसिफिक ओशन में मरीना ट्रेंच है। ठीक है, अब हम बात करें माइनर रिलीफ फीचर्स की। माइनर रिलीफ फीचर्स की बात करें तो इसमें पहले आएगा मिड ओशनिक रिजेस। मिड ओशनिक रिजेस कैसे बनेंगी? वो अंडर वाटर माउंटेन चेन होती है पहली बात तो। इट इज द अंडर वाटर माउंटेन चेन। ये एक लॉन्ग कंटिन्यूस माउंटेन रेंज होती है ऑन अर्थ, जो कि किसके अंदर होती है? सी फ्लोर स्प्रेडिंग, मतलब ओशन, अंडर ओशन होती है ये, इस ओशन के अंदर होती है। मीन्स ये मिलेगी एबिसल प्लेन पे। एबिसल प्लेन पे हमें ये मिलेगी मिड ओशनिक रिजेस। लाइक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, ये हम जो डिस्कस कर चुके हैं। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, उसकी वजह से क्या इरप्शन हुआ, वॉल्केनिक इरप्शन। यहाँ पे फॉर्म हुआ है पैरेलली माउंटेन, लॉन्ग माउंटेन चेन, तो इसी को बोलते हैं मिड ओशनिक रिजेस। माउंटेन चेन बनी पैरेलली बिकॉज ऑफ द सेंट्रल रिफ्ट वैली, जो किसकी वजह से? वो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री की वजह से हुआ। और ये किस वजह से होता है? टेक्टोनिक एविडेंसेस होते हैं इसीलिए। ठीक है, इससे क्या मालूम पड़ता है? ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि सी फ्लो स्प्रेडिंग थ्योरी जो है बिल्कुल परफेक्ट है, कि सी फ्लो जो है स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करें सी माउंट की। सी माउंट क्या होता है? सी माउंट अभी हमने देख लिया मिड ओशनिक रिजेस। सी माउंट जो है ये फॉर्म होता है थ्रू वॉल्केनिक एक्टिविटी। अंदर जो है वॉल्केनिक एक्टिविटी होती रहती है अंडर सी, एट हॉट स्पॉट और डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। ये तो सबको क्लियर होगा ना, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। यस, इसमें क्या मैग्मा राइज करेगा और एक सेपरेट जो है, मतलब माउंटेन चेन ना बन के एक सेपरेट जो है माउंटेन बन गया, वॉल्केनिक माउंटेन। तो यही सी माउंट होता है, यही जो है सी माउंट कहलाया जाएगा। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एम्परर सी माउंट जो है वो एक एग्जाम्पल है, एम्परर सी माउंट।
एम्परर सी माउंट, ये पैसिफिक ओशन में, पैसिफिक ओशन में। इसमें अगर मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स लाइक इसमें कोबाल्ट रिच क्रस्ट होगा, निकल होगा, कॉपर होगा, क्योंकि अंदर से मैग्मा निकल रहा है। तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ से जो भी मिनरल्स होंगे तो वो बाहर आके ओशन फ्लोर पे जो है डिपॉजिट हो जाएंगे इस माउंटेन के अंदर, ये जो बना है सी माउंट। ठीक है, अब हम सी माउंट का अगर ऊपर का सरफेस इरोड हो जाता है, लाइक ये पार्ट ऐसे बन जाता है, तो इसको बोलते हैं गायोड्स। इसको क्या, इसको बोलेंगे गायोड्स। इसको तो बोला सी माउंट, इसको बोलेंगे गायोड्स। और अगर यही वाला पार्ट ओशन के बाहर आ जाता है, ओशन के बाहर आ जाता है, तो इसको बोलते हैं आइलैंड आर्क्स, इसको बोलते हैं आइलैंड। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आइलैंड। ठीक है, अब हम बात करें अटोल की। अटोल जो है क्या है, अटोल क्या है, ये कोरल रीफ से बनता है। ये किससे बनेगा, लाइक वॉल्केनिक आइलैंड जो है ग्रेजुअली सबसाइड कर गया, सबसाइड कर गया तो वहाँ पे कोरल रीफ्स ग्रो हो गई और इसने एक लगून, मीन्स लगून क्या होता है मैं भी बताऊंगी, सेंट्रल में डिप्रेशन बना लिया, कोरल्स यहाँ पे ग्रो हो गई और यहाँ पे लाइक पूरा ओशियन है और यहाँ पे ये चीज़, ये जो डेवलप हुई है बाहर का साइड का पार्ट, इसको बोलेंगे अटोल, इसको बोलेंगे अटोल। एक सेंट्रल लगून बन गया, मैं लगून बताऊंगी, सेंट्रल में क्या बन गया, लगून बन गया। और किससे बना है, ये हो गया अटोल, ये क्योंकि कोरल्स ग्रो हुई तो ये अटोल हो। ठीक है, अब हम अटोल की बात करें तो लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो अटोल से ही मिलकर बने हैं। लक्षद्वीप आइलैंड जो है उसमें जो है 12 अटोल्स हैं। ठीक है, मालदीव जो है वो भी अटोल से ही मिलके बने। ठीक है, अब हम लगून की बात करें कि लगून क्या होता है। लगून कुछ नहीं है, जो कि एक शैलो वाटर बॉडी है जो कि सेपरेट होती है लार्जर वाटर बॉडी से। एक सेपरेट वाटर बॉडी जो कि लार्जर वाटर बॉडी से सेपरेट होती है, वो किसके थ्रू बनती है, लाइक वो गया सैंड स्पिट, सैंड स्पिट, सैंड बार, कोरल्स के थ्रू। तो ये सेपरेट हो गई, एक स्मॉलर वाटर बॉडी बना ली, चाहे वो कोस्ट लाइन पे हो, ये नहीं कि सेंट्रल डिप्रेशन में ही हो, बस वो सेपरेट करती होनी चाहिए। ठीक है, इसका मैकेनिज्म क्या है कि लाइक यहाँ पे डिपॉजिट हुए सेडिमेंट्स, यहाँ पे डिपॉजिट हुए, यहाँ पे सेपरेट हो गई लार्जर वाटर बॉडी से सेपरेट हो गई स्मॉलर वाटर बॉडी, तो ये हो गया लगून। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लगून। ये किसकी वजह से हो सकता है, ये टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से हो सकता है, या रिवर ने सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर दिया, इसकी वजह से बैरियर क्रिएट हो गए। तो कोस्टल लगून्स में तो कोरल लगून्स होते हैं, मैंने कोरल लगून्स बता दिए जो कि कोरल रीफ से बनेंगे इन अटोल्स, जैसे कि हमने अटोल्स में देखा। और सेंट्रल कोस्टल लगून्स कैसे बनते हैं, वो कोस्ट लाइन में बन सकते हैं विद द लो टाइड लाइन मार्क्स। ठीक है, तो वो होगा लगून्स। ठीक है, लगून समझ आ गया, लाइक सिल्ट क्ले से फॉर्म होके बन जाते हैं। इसमें मिनरल्स अगर हम देखें तो सॉल्ट हो सकता है मिनरल, कैल्शाइट हो सकता है और अदर मिनरल्स भी हो सकते हैं। अब मेन एग्जांपल कौन कौन सी लगून है इंडिया में, तो चिलिका लेक, चिलिका लेक जो है सबसे बेस्ट पार्ट है लगून का। ठीक है, अब ये कोरल्स क्या होते हैं थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि ये तो हम इन्वायरमेंट में अच्छे से इन डिटेल डिस्कस करेंगे। कोरल्स जो हैं एक अंडर वाटर इकोसिस्टम बिल्ड करते हैं जो कि इनवर्टिब्रेट ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, कोरल्स जो कि अंडर वाटर इकोसिस्टम डेवलप करते हैं। कोरल्स क्या सीक्रेट करते हैं, कोरल सीक्रेट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट सीक्रेट करते हैं। ये बनते कैसे हैं कोरल्स, कोरल्स जो है टिनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, टिनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि शैलो वाटर में थ्राइव करते हैं, सरवाइव करते हैं। मतलब शैलो वाटर में, शैलो वाटर होना चाहिए, वार्म वाटर होना चाहिए, शैलो वार्म वाटर, क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए और सलाइन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए शैलो वाटर, अब ये मैं बताती हूँ। लाइक ये सरफेस से अटैच होते हैं कोरल्स जो हैं, ये हार्ड कोरल्स की हम बात कर रहे हैं, ये मैं इन डिटेल डिस्कस करूंगी, मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाली हूँ
क्योंकि फिर बहुत लंबा जाएगा, फालतू का यहाँ पे भी डिस्कस करूँ वहाँ पे भी डिस्कस करूँ तो वहाँ पे ज़्यादा बेटर रहेगी चीज़। ठीक है, तो मैं इसका भी बता देती हूँ। लाइक कोरल्स जो हैं, जूज़ैंथले जो है एक एल्गी है। जूज़ैंथले, जू से हमें ये नहीं समझना कोई एनिमल है, जूज़ैंथले एक प्लांट है जो कि एक एल्गी है। ये इसको कोरल्स को क्या प्रोवाइड करेगी, फूड प्रोवाइड करेगी। और कोरल्स जूज़ैंथले को क्या प्रोवाइड करेंगे, शेल्टर प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो है ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में रहते हैं। ठीक है, और कलर मेन कौन प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करता है जूज़ैंथले, क्योंकि ये अपना फूड नहीं बना सकते, इसलिए जूज़ैंथले को जो है शैलो वाटर में फोटोसिंथेसिस के लिए, फूड प्रिपेयर करने के लिए फोटोसिंथेसिस चाहिए, सन की डायरेक्ट रेस चाहिए, इसलिए शैलो वाटर, क्लीन और क्लियर वाटर होना चाहिए। ठीक है, मेन ये कंडीशन, तभी ये ग्रो कर पाएंगे। इस कोरल रीफ्स को हम, इसको जो है रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी भी बोला जाता है, ऑफ द सी, रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी भी बोला जाता है कोरल्स को। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि टेम्परेचर जो है ओशन वाटर्स का, उसका मेन सोर्स क्या होता है। तो हम सोर्सेज की बात करें अगर, तो सोर्सेज में अगर हम फर्स्ट सोर्स की बात करें तो सन जो है वो है मेजर ड्राइविंग फोर्स। यस, सन क्या है, सन मेजर ड्राइविंग फोर्स है। अगर हमने देखा ओशन वाटर जो है अपर लेयर, उसको हम एपिप्लेजिक जोन बोलते हैं, वही वार्म रहती है, क्योंकि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है वो ज्यादा होती है, वो बहुत जल्दी गर्म नहीं होता, बहुत जल्दी ठंडा नहीं होता है। लैंड की स्पेसिफिक हीट कम होती है। ठीक है, तो एपिप्लेजिक जोन की अगर हमने बात करी, ऊपर वाली जोन, उसकी डेप्थ कितनी होगी अगर हम देखें तो 0 से 200 मीटर तक की डेप्थ होती है। अब हम बात करें इंटरनल अर्थ हीट की। इंटरनली अर्थ को कैसे वाटर को हीट मिल रही है, थ्रू वॉल्केनिक इरप्शन। यस, इससे हमने रिलीफ फीचर्स पढ़े थे, कौन कौन से, सी माउंट हो गया, यस, मिड ओशनिक रिजेस हो गई, ये सब क्या थी, ये सब जो है रिलीफ फीचर्स थे। गायोड्स हो गए, ये किसकी वजह से बन रहे थे, ये वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से बन रहे थे। तो ये इंटरनली जो है डीप ओशन वाटर्स को गर्म करता है। ठीक है, इससे क्या है, एक टेम्परेचर में कंट्रीब्यूशन देता है डीप सी इन्वायरमेंट को रेगुलेट करने में, इंटरनल अर्थ हीट। ठीक है, अगर हम थर्ड फैक्टर की बात करें, तो अब हम आते हैं फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करता है, फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग द टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर। टेम्परेचर की अगर हम बात करें, अगर हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में डिवाइड करें, तो पहले हम हॉरिजॉन्टल का देखें। तो हॉरिजॉन्टल में अगर हम बात करें पहला, तो वो होता है लैटिट्यूड। लैटिट्यूडनल वाइज अगर हम देखें तो पहले इक्वेटर, फिर सब ट्रॉपिकल रीजन, सब पोलर और पोलर, ये हमने देखे थे। इक्वेटर पे सबसे ज्यादा सोलर रेडिएशन पड़ती है, यस, सोलर रेडिएशन यहाँ पे सबसे ज्यादा पड़ती है। बट यहाँ पर सब ट्रॉपिकल पे जो है वार्म वाटर ज्यादा क्यों होगा, और यहाँ पे इक्वेटर पे क्यों नहीं होगा, ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर पहली बात, सब ट्रॉपिकल पे पहला सबसाइडिंग एयर है, ये हमने क्लाइमेटोलॉजी वाले सेक्शन में अच्छे से देख लिया। सबसाइडिंग एयर है, और यहाँ पे हायर टेम्परेचर है। हायर टेम्परेचर इक्वेटर पे भी है, बट यहाँ पर वार्मर एयर है, राइजिंग एयर है। पहली बात तो वार्मर राइजिंग एयर है, यहाँ पर सबसाइडिंग एयर है। राइज होगी एयर तो वो क्या बनाएगी, वो क्लाउड का फॉर्मेशन होगा। जैसे ही क्लाउड का फॉर्मेशन होगा वहाँ प्रेसिपिटेशन होगी, तो वहां पे टेम्परेचर जो है रेगुलेट रहता है एज कम्पेयर टू सब ट्रॉपिकल रीजन। सब ट्रॉपिकल रीजन इसलिए ज्यादा वार्मर है इक्वेटर से। ठीक है, ये हो गया लैटिट्यूडनल वाइज। अब हम देखते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है किसका, लैंड और सी का, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड सी। हमने देखा था कि नदर्न हेमिस्फीयर में जो है लैंड ज्यादा है और सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड कम है, तो लैंड की स्पेसिफिक हीट कम होती है, लैंड जल्दी ठंडा होता है, जल्दी गर्म होता है। बट ये वाटर को, ओशन वाटर को भी तो कंट्रीब्यूशन देगा गर्म और ठंडा करने में, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज में। लाइक विंड जो मूव करती है, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, तो वो क्या है,
वो गर्म करना और ठंडे करने में हेल्प करेगा वाटर को, तो इस वजह से भी अफेक्ट होगा टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट आती है प्रिवेलिंग विंड्स। विंड्स जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, मैंने बताया। विंड्स क्या है, वो ट्रांसफर करेगी वाटर को आगे। यस, तो यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट होगा, तो यहाँ पे नीचे का वाटर आएगा वैक्यूम को फिल करने के लिए, तो ये होगी अपवेलिंग, इसको बोलते हैं अपवेलिंग। और डाउन वेलिंग जब नीचे जाता है वाटर, उसको बोलेंगे डाउन वेलिंग। यहाँ पे क्रिएट हुआ, तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा, एक गायर क्रिएट हो जाएगा। यस, ठीक है, अपवेलिंग और डाउन वेलिंग होगी, तो विंड का रोल हो गया। अब हम बात करें ओशन करेंट्स की। ओशन करेंट्स में अगर हम देखें तो ओशन करेंट्स क्या होते हैं, कुछ नहीं होता है, कंटिन्यूअस मूवमेंट जो हो रहा है ओशन वाटर का, उसी को हम ओशन करेंट्स बोलते हैं। ओशन करेंट्स दो पार्ट में डिवाइडेड है, कोल्ड ओशन करेंट एंड द वार्म ओशन करेंट। ये मैंने शॉर्ट्स में अपलोड भी किया था। यस, तो कोल्ड ओशन करेंट और वार्म ओशन करेंट। अगर हम कोल्ड ओशन करेंट देखें तो कोल्ड ओशन करेंट ये पोलर रीजन में मिलेगा, और वार्म ओशन करेंट जो है वो इक्वेटोरियल वाले एरिया में मिलेगा। तो ये क्या हेल्प करेंगे, ये हेल्प करेंगे रेगुलेट करने में, सी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, ओशन करेंट्स। अब हम बात करें वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर की। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 3 लेयर्स बनती हैं। 3 लेयर सिस्टम बनता है फ्रॉम सरफेस टू द बॉटम। तो पहली हो गई टॉप लेयर। टॉप लेयर जो है वो वार्म होगी, वार्म ओशन वाटर होगा। इसकी थिकनेस कितनी होगी, इसकी थिकनेस होगी 500 मीटर थिकनेस होगी। जो डेप्थ है, इसमें वर्टिकली डेप्थ की बात हो रही है, हॉरिजॉन्टली डेप्थ की बात नहीं हो रही थी। वर्टिकली डेप्थ की बात करें तो 500 मीटर थिक डेप्थ होगी। ठीक है, और यहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन में जो है थ्रू आउट द ईयर प्रेजेंट रहेगा वार्म ओशन वाटर। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन में थ्रू आउट द ईयर प्रेजेंट रहेगा, थ्रू आउट द ईयर, बट एज कंपेयर टू मिड लैटिट्यूड थ्रू आउट द ईयर। अगर हम बात करें मिड लैटिट्यूड की, तो मिड लैटिट्यूड में जो है वहां पर केवल और केवल ड्यूरिंग समर्स डेवलप होगा, ड्यूरिंग समर्स, क्योंकि यहाँ पे ITCZ का बहुत बड़ा रोल होता है। ये हमने क्लाइमेटोलॉजी में अच्छे से डिस्कस कर रखा है। ठीक है, इसको हम एपिप्लेजिक जोन भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर आता है थर्मोक्लाइन वाला ये लेयर। मैं एक डायग्राम पहले ड्रॉ करती हूँ, उसके बाद अच्छे से समझ आएगा। एक सेकेंड, ये अगर हम देखें 500 मीटर तक की थिकनेस पे, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एकदम से डिप आया, ये हो गया 1000 मीटर की थिकनेस। तो ये हो गया थर्मोक्लाइन वाला रीजन। यहाँ पर थर्मोक्लाइन वाली लेयर कौन सी होती है, वर्टिकल जोन जो है फर्स्ट लेयर का और सेकेंड लेयर का ट्रांजिशन जोन होता है थर्मोक्लाइन वाली लेयर। इसमें क्या होता है, एकदम से रैपिड डिक्रीज होता है टेम्परेचर विद डेप्थ। रैपिड डिक्रीज होगा टेम्परेचर का विद डेप्थ। ठीक है, फिर इसके बाद थर्ड लेयर आती है, वो बहुत ज्यादा कोल्ड लेयर होगी और ये डीप ओशन फ्लोर तक एक्सटेंड करेगी। ठीक है, अब हम आते हैं सैलिनिटी पे। सैलिनिटी क्या होता है, हमने टेम्परेचर का देख लिया कॉन्ट्रीब्यूशन वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। अब हम आते हैं सैलिनिटी पे। पहली बात तो सैलिनिटी क्या होता है, सैलिनिटी कुछ नहीं होता, जो भी टोटल कंटेंट है डिजॉल्व सॉल्ट का इन द ओशन वाटर, तो वही होता है सैलिनिटी। डिजॉल्व सॉल्ट्स का टोटल कंटेंट इन सी वाटर या इन ओशनिक वाटर, तो वो होता है सैलिनिटी। ठीक है, अगर हम बात करें सॉल्ट वाटर का कंपोजिशन क्या होता है, सॉल्ट का ओशन वाटर में सॉल्ट का कंपोजिशन क्या होता है, तो उसको अगर हम देखें तो सोडियम क्लोराइड उसका होगा 77.7%। फिर आएगा मैग्नीशियम
मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका होगा 10.9%। फिर आएगा मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट इसका होगा 4.7%। फिर आएगा कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट होगा 3.6%। देन आता है पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट जो है उसका कंपोजिशन होगा 2.5%। लाइक एटमॉस्फेयर का जो कंपोजिशन है वही अगर हम सॉल्ट ओशन में देखें तो उसका सॉल्ट का कंपोजिशन हमने पढ़ा है, जैसे हम एटमॉस्फेयर में कंपोजिशन पढ़ते हैं। ठीक है, अब इनको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ओशन की सैलिनिटी को अगर हम देखें तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो पहला फैक्टर है इवेपोरेशन, जहां पर इवेपोरेशन होगा वहां पर सैलिनिटी ज्यादा होगी, वहां पर क्या होगी, सैलिनिटी ज्यादा होगी। और जहां पर प्रेसिपिटेशन होगा, वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल या फिर इनफ्लक्स हो वाटर का, इनफ्लक्स ऑफ वाटर इन द सेंस कि मेल्टिंग वाटर का, तो इससे क्या है, इससे सैलिनिटी जो है वो क्या होगी, वो डिक्रीज होगी सैलिनिटी। ठीक है, मैंने बताया कोस्टल रीजन्स में सैलिनिटी क्यों डिक्रीज रहती है ज्यादातर, क्योंकि वहां पे फ्रेश वाटर का इन्फ्लक्स होता रहता है फ्रॉम रिवर्स। लाइक गंगा एंड ब्रह्मपुत्र की अगर हम बात करें तो उनका ड्रेन कहाँ पे होता है, बे ऑफ बंगाल में। यस, तो वहां का जो है सैलिनिटी वहां की कम होती है एज कम्पेयर टू अरेबियन सी। अरेबियन सी में सैलिनिटी जो है ज्यादा होगी क्योंकि वहां पे इतना इन्फ्लक्स नहीं है जहां जितना बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में है। ठीक है, अब हम देखें पोलर रीजन में, पोलर रीजन की अगर हम बात करें तो पोलर रीजन में अगर फ्रीजिंग हो रही है, फ्रीजिंग होती है तो वहां पे सैलिनिटी जो है वो इंक्रीज होगी, सैलिनिटी इंक्रीज होगी। और अगर मेल्टिंग है तो वहां पे रिड्यूस होगी सैलिनिटी ऑफ आइस, रिड्यूस होगी सैलिनिटी, यहाँ पे बात हो रही है आइस की। ठीक है, अब हम बात करें ओशन करेंट्स की। ओशन करेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे वार्म करंट जो है वो सैलिनिटी को हायर लैटिट्यूड में बढ़ाएगा, और कोल्ड करंट जो है, कोल्ड ओशन करंट, वो डिक्रीज करेगा सैलिनिटी को नियर द इक्वेटर, नियर द इक्वेटर। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि वार्म ओशन करंट जो है उसमें इवेपोरेशन ज्यादा होगा। यस, इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो सैलिनिटी भी ज्यादा होगी। और अगर ये पोलर रीजन में जाता है वार्म ओशन करंट, पोलर एरियाज में जाता है तो वहां पे सैलिनिटी को बढ़ाएगा, और कोल्ड ओशन करंट में सैलिनिटी कम होगी तो नियर द इक्वेटर पे आके सैलिनिटी को रिड्यूस करेगा। ये चीज है। अगर हम वाटर मिक्सिंग की बात करें, मैंने बात बता दी है वाटर मिक्सिंग। और अगर एनक्लोज सी है, अगर एनक्लोज सी की अगर हम बात करें तो वहां पर कोई मिक्सिंग के चांसेस ही नहीं है, वहां पे इवेपोरेशन हुआ जा रहा है, तो वहां पे सैलिनिटी तो ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, सैलिनिटी, टेम्परेचर और डेंसिटी ये जो है अफेक्ट करती है चीजों को। अगर हम बात करें सैलिनिटी सबसे ज्यादा कौन सी वाटर बॉडीज में है, फर्स्ट पे आती है लेक वैन, लेक वैन। फिर आती है डेड सी, डेड सी, डेड सी ये है टर्की में, ये है टर्की में। ठीक है, फिर आता है ग्रेट सॉल्ट लेक्स। ये हम सॉल्ट लेक्स, ग्रेट सॉल्ट लेक्स हम पढ़ेंगे इन वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, अब हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, ये था वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये फैक्टर्स थे सॉरी। अब हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ये फैक्टर्स थे जो अफेक्ट करते थे। अगर हम हॉरिजॉन्टली देखें तो यहाँ पे लैटिट्यूड्स की बात होगी। अगर हम लैटिट्यूडनल वाइज देखें तो इक्वेटोरियल रीजन में सैलिनिटी ज्यादा होगी या कम, आप लोग सोच के बताइए। सोचिए, यहाँ पे इंटरेक्शन तो हो नहीं पा रहा डायरेक्टली, पर सोच लिया होगा जो भी सोचा होगा। ठीक है, अगर जिसने सोचा है सैलिनिटी जो है ज्यादा नहीं होगी तो वो करेक्ट है। हायर सैलिनिटी क्यों नहीं होगी ये मैं बताती हूँ। एक फैक्टर तो टेम्परेचर हो गया, सोलर रेडिएशन, तो वहां पे इवेपोरेशन तो ज्यादा होगा,
एक फैक्टर हो गया, इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो सैलिनिटी भी ज्यादा होगी, बट इवेपोरेशन के साथ साथ वहां पे प्रेसिपिटेशन भी हो रहा है, वहां पर क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेशन भी हो रहा है, तो वो सैलिनिटी को क्या है, रिड्यूस कर दे रहा है, सैलिनिटी को वो रिड्यूस कर दे रहा है। तो इसलिए यहाँ पर इक्वेटोरियल रीजन में सैलिनिटी ज्यादा नहीं होती है, यहाँ पर बैलेंस रहती है। अगर हम ट्रॉपिकल रीजन की बात करें, ट्रॉपिकल रीजन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर सब ट्रॉपिकल रीजन की अगर हम बात करते हैं बेसिकली, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सैलिनिटी ज्यादा होगी। क्यों? फर्स्ट रीजन है सबसाइडिंग एयर, सबसाइडिंग एयर है, सबसाइडिंग एयर है, प्लस लोअर प्रेसिपिटेशन है, लोअर प्रेसिपिटेशन विद हायर टेम्परेचर, विथ प्लस हायर टेम्परेचर। तो इन सब चीजों को कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सैलिनिटी इंक्रीज हो जाती है इस एरिया में, सैलिनिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर इन्फ्लक्स हो रहा है वो अदर फैक्टर्स हो गए, बट एक मतलब वो बताएं, एक आउटलाइन ले लें, तो यहाँ पर ट्रॉपिकल रीजन में जो सैलिनिटी ज्यादा होगी, पोलर रीजन में जो है सैलिनिटी कम होगी। ठीक है, अब हम बात करें लैंडलॉक्ड सी की। लैंडलॉक्ड सी में अभी मैंने बताया था वहां पर इन्फ्लक्स, अगर हम एग्जांपल है रेड सी का, रेड सी का एग्जांपल लेते हैं। पहली बात तो यहाँ पे मिक्सिंग नहीं होता बहुत ज्यादा वाटर का, यहाँ पर बहुत ज्यादा वाटर नहीं आता, ठीक है, और ये ड्राई एंड हॉट रीजन में है, तो यहाँ पे इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा, तो यहाँ पे सैलिनिटी भी रेड सी की ज्यादा होगी। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब हम बात करें वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है वैसे वैसे सैलिनिटी भी बढ़ती है। सैलिनिटी जो है वो जनरली कब इंक्रीज होती है, विद डेप्थ, क्योंकि सॉल्ट जो है उसकी वो डेंसर है, तो वो नीचे बैठ जाता है, इसलिए इस जोन को हम क्या बोलते हैं, हेलोक्लाइन जोन बोलते हैं। ठीक है, जो वहां पे सैलिनिटी शार्पली इंक्रीज होती है। थर्मोक्लाइन में क्या था, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था, बट यहाँ पे सैलिनिटी इंक्रीज होती है। सरफेस पे जो है सैलिनिटी, अगर हम सरफेस की बात करें सैलिनिटी की, सैलिनिटी जो सरफेस में इंक्रीज होती है, क्यों? क्योंकि वहां पे लॉस ऑफ वाटर होता है, लॉस ऑफ वाटर होगा टू आइस और इवेपोरेशन, तो यहाँ पे क्या सरफेस पे सैलिनिटी इंक्रीज हो जाएगी। और डिक्रीज कब होगी, जब इनपुट मिलेगा फ्रेश वाटर का, जब इनफ्लक्स होगा फ्रेश वाटर का, तो वहां पे क्या है, अगर इनफ्लक्स होता है फ्रेश वाटर का तो वहां पे सैलिनिटी क्या है, डिक्रीज हो जाएगी, सरफेस की अगर हमने बात की। ठीक है, अब हम बात करते हैं बे ऑफ बंगाल की, हमने देख ली, बे ऑफ बंगाल देख लिया, अरेबियन सी देख लिया। अब हम बात करते हैं ओशियन वाटर सर्कुलेशन की। तो पहले देखते हैं वेव्स। वेव्स, अगर हम वेव्स की बात करें तो वेव्स क्या है, वेव्स जो एक्चुअली एक एनर्जी है, जहां पर वाटर क्या होता है, वेयर वाटर मूव्स अक्रॉस द ओशन सरफेस, अक्रॉस द ओशन सरफेस, ये होगा वेव्स। वेव्स का मेन क्या किससे कॉज होती है, मेन वेव्स कॉज होती है विंड से। विंड एक बहुत बड़ा फैक्टर है वेव्स को जनरेट करने में। ये स्लो डाउन कब होंगी, अगर फ्रिक्शन आ गया बीच पर, लैंड आ गई, तो वहां पर क्या है, वेव्स की स्पीड जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी। यस, वहां पर वेव्स की स्पीड जो है स्लो डाउन हो गई। ठीक है, अब हम बात करें लाइक ये वेव्स हैं, तो ऊपर वाले वेव्स का पार्ट को हम क्रस्ट बोलते हैं, नीचे इसको ट्रफ बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, वेव हाइट। वेव हाइट, क्रस्ट और ट्रफ के बीच में जो भी डिस्टेंस उसको बोलेंगे वेव हाइट, और दोनों क्रस्ट के बीच में जो भी डिफरेंस है उसको बोलेंगे वेव लेंथ, वेव लेंथ। और अगर जब वेव हाइट हाफ रह जाती है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे वेव एम्पलीट्यूड, उसको बोलते हैं वेव एम्पलीट्यूड। ठीक है, हमने ये देख लिया। अब मैं एक चीज और बता दूं कि लार्जेस्ट वेव्स कहां पर बनेंगी, लार्जेस्ट वेव्स बनेंगी ओपन ओशियंस में। ओपन ओशियंस में क्यों बनेंगी लार्जेस्ट वेव्स,
क्योंकि इनको ज़्यादा एरिया मिल गया, ज़्यादा बड़ा एरिया मिल गया, वहाँ पर ये बड़ी वेव्स बन सकती हैं। जहाँ पर एरिया कम है तो वहाँ पे वेव्स बनने के चांसेस बहुत, बड़ी बड़ी वेव्स बनने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। ठीक है, वेवलेंथ हमने देख लिया, वेव एम्पलीट्यूड हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं टाइड्स की। टाइड्स, टाइड्स अगर हम देखें तो टाइड्स क्या होते हैं? टाइड्स होता है पीरियोडिक राइज एंड फॉल, पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर। ये किस वजह से होता है? इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ड्राइविंग फोर्स हैं? अगर हम देखें तो पहला है ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल पुल, एंड दूसरा है इसके काउंटर फोर्स लगती है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यस, जो कि एक साइड बल्ज क्रिएट होता है अपोजिट साइड में, तो उसकी वजह से क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से टाइडल बल्ज लगता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि दो टाइप्स की टाइड होती हैं, स्प्रिंग टाइड एंड द नीप टाइड। तो अब हम देखते हैं स्प्रिंग टाइड। स्प्रिंग टाइड की अगर हम बात करें तो स्प्रिंग टाइड हम देखते हैं, पहले मैं बना दूं, लाइक ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ के बाद ये मून है और ये हो गया सन। ठीक है, ये हो गई अर्थ, ये हो गया मून और ये हो गया सन। ठीक है, ये दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन में है। जैसे ही स्ट्रेट लाइन में हुई तो इन दोनों का, सन का और मून का, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। देखिए ये नॉर्मल वाटर है अर्थ के सरफेस पे, ये नॉर्मल वाटर है। नॉर्मल वाटर पे अगर ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है तो ये वाटर राइज करेगा। ये वाटर राइज किस वजह से? कि ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। बट इसके काउंटर एक्ट में यहाँ पर क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से दूसरी साइड भी हाई टाइड्स बनेंगी, तो यहाँ पे वाटर राइज किया। ये नॉर्मल वाटर था, यहाँ पे बन गई लो टाइड्स, क्योंकि यहाँ का वाटर यहाँ पर ट्रांसफर हो गया, ये वाला पार्ट का वाटर यहाँ पर ट्रांसफर हो गया, तो यहाँ पे क्या बनी? लो टाइड्स। और इस ऐसे ही यहाँ पर बनेंगी लो टाइड्स, यहाँ पर लो टाइड्स, लो टाइड्स, यहाँ पर बनी हाई टाइड्स और यहाँ पर बनी हाई टाइड्स। हाई टाइड्स क्यों बनी? यहाँ पर नॉर्मल से ज्यादा हाई टाइड्स बनती हैं, नॉर्मल हाई टाइड से ज्यादा हाई टाइड्स बनती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों का कंबाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स, वो पुल लगा है कंबाइंड स्प्रिंग टाइड में। स्प्रिंग टाइड समझ आया? स्प्रिंग टाइड जो है ट्वाइस अ मंथ होता है, वंस ड्यूरिंग अ फुल मून और फिर दूसरा होता है न्यू मून पीरियड के टाइम पे। स्प्रिंग टाइड्स कब बनती है? न्यू मून के टाइम पे, न्यू मून के टाइम पे एंड फुल मून के टाइम पे स्प्रिंग टाइड, और ये ट्वाइस अ मंथ होते हैं। पहली बात तो स्प्रिंग टाइड समझ आना चाहिए। नॉर्मल वाटर था, जैसे ही पुल हुआ ग्रेविटेशनल पुल की वजह से राइज किया वाटर, जो नॉर्मल सरफेस का वाटर था उससे राइज हुआ तो वो बनी हाई टाइड्स, और जो सरफेस का वाटर का सरफेस था वो नीचे चला गया तो वो क्या बनी? लो टाइड्स, क्योंकि वाटर ट्रांसफर हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं नीप टाइड की। नीप टाइड क्या होती है? नीप टाइड में क्या होता है ये देखते हैं। नीप टाइड में अगर हम बात करें, लाइक ये अर्थ हो गई, यहाँ पर 90 डिग्री में बनेगा, ये अर्थ हो गया, ये मून, ये सन। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये अर्थ हो गया, ये अर्थ हो गया, ये मून हो गया और ये सन हो गया। ठीक है, यहाँ पर नॉर्मल वाटर, ये नॉर्मल है, ये है नॉर्मल वाटर। ठीक है, नॉर्मल सरफेस पे वाटर है ये। अब हम बात करें, यहाँ पर क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इसका भी ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, तो यहाँ पर क्या है? दोनों का जो है कैंसिल आउट करेंगे दोनों, तो यहाँ पर बनी हाई टाइड्स। बट हाई टाइड्स जो हैं वो नॉर्मल से भी कम बनी, नॉर्मल से भी हाई टाइड्स कम बनी, क्योंकि वहां पर कंबाइंड लग रही थी। बट यहाँ पर तो कैंसिल आउट करेंगी दोनों एक दूसरे को, तो यहाँ पर हाई टाइड्स बनी तो यहाँ पर भी हाई टाइड्स बनेगी। पर पहले नीप टाइड में, अगर स्प्रिंग टाइड में इतनी बन रही है तो नीप टाइड में केवल इतनी ही बनेंगी, नीप टाइड में इतनी ही बनेंगी अगर स्प्रिंग टाइड में इतनी बन रही है तो। ठीक है, क्यों बनेंगी? क्योंकि यहाँ पे कैंसिल आउट किया जा रहा है एक दूसरे की ग्रेविटेशनल पुल को, तो यहाँ पर बनी
और यहाँ पर किस वजह से बनी, यहाँ पे बनी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, लो टाइड्स बनेंगी। लो टाइड्स जैसे स्प्रिंग टाइड्स में बन रही थी कम, उससे ज्यादा बनेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाटर का जो ट्रांसफर हुआ है वो कम हुआ है। ठीक है, जो लो टाइड्स हैं वो नॉर्मल से ज्यादा बनेंगी। समझ आया ये वाली चीज? ये बहुत ज्यादा ट्रिकी टेक्निकल चीज है। नॉर्मल से ज्यादा बनेगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांसफर हुआ था वाटर का, ओशन वाटर का यहाँ पे जो ट्रांसफर हुआ है वो कम हुआ है, जो स्प्रिंग टाइड में ज्यादा हुआ था। इसलिए यहाँ पे लो टाइड जो है स्प्रिंग टाइड्स के मुकाबले ज्यादा बनी है। ठीक है, ये हो गया स्प्रिंग टाइड एंड द नीप टाइड। अब हम बात करें ओशियन करेंट्स की। ओशियन करेंट्स मैंने बता दिया, अभी मैंने बताया था ओशियन करेंट्स को हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। ओशियन करंट क्या है? जो कॉन्स्टेंटली फ्लो हो रहा है वाटर उस ओशन सरफेस पे इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ओशन करेंट्स इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, तो उसको बोलते हैं ओशन करेंट्स। ठीक है, ओशन करेंट्स का अगर हम देखें कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं ओशन करेंट्स को, तो अगर हम फैक्टर्स की बात करते हैं तो पहला फैक्टर अगर हम देखें इंसुलेशन। इंसुलेशन क्या है? हीट होगी तो वह एक्सपेंड करेगा वाटर को, जिससे कि एक डाउन हिल आएगा ग्रेडियंट में। और अगर इक्वेटर का वाटर है तो वो 8 सेंटीमीटर मिड लैटिट्यूड से ज्यादा होते हैं। ठीक है, इंसुलेशन बात कर ली। अब बात करते हैं विंड की। विंड हमने देख लिया फैक्टर, ट्रेड विंड्स हो गया, वेस्टर्लीज हो गया, मानसून विंड्स हो गया। फिर बात करते हैं ग्रेविटी की। ग्रेविटी क्या करता है? ग्रेविटी पुल करता है वाटर को डाउन, पुल द वाटर डाउन। ग्रेविटी भी तो लग रही है ओशन सरफेस पे डीप साइड से, तो ग्रेविटेशनल जो है ग्रेविटी क्या है? पुल करेगा वाटर को नीचे, और इससे क्या है? ग्रेडियंट वेरिएशन आएगा, जिससे कि टाइड्स बनेंगी, पीरियोडिक लेवल जो सी लेवल का वो राइज होगा। फिर आता है कोरियोलिस फोर्स, फिर टेम्परेचर, फिर सैलिनिटी ये सब हमने बात कर ली है। सैलिनिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, देन लैंड हो गई। लैंड एक तरीके का बैरियर क्रिएट करता है जो कि डिफ्लेक्ट करता है करेंट्स को स्पीड और डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब हमने सब कुछ देख लिया है ओशन का।